हाय एंड वेलकम गाइस। इस लेक्चर में हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को कम्प्लीटली और एग्जांपल्स के माध्यम से आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज ए यूनिक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। इट मीन्स गाइस कि कोई भी कंपोजिट नंबर है, हम उसको प्राइम नंबर जो होते हैं उनके फैक्टर के रूप में हम किसको लिख सकते हैं? कंपोजिट नंबर को। पर गाइस, ये जरूरी नहीं है कि प्राइम नंबर्स जो होंगे फैक्टर के रूप में वो एक ऑर्डर में हो। तो हम सबसे पहले हम कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर को ब्रीफली जान लेते हैं कि ये क्या होते हैं। मान लीजिए गाइस, मेरे पास एक नंबर है 30। ये नंबर 30 जो है, मुझे ये बताना है कि ये मेरा कंपोजिट है या फिर प्राइम है। तो इसके लिए गाइस मैं इसके फैक्टर करता हूँ। तो इसे मैं 2 से डिवाइड करता हूँ। ये 15 टाइम इसको डिवाइड कर रहा है। ये इसको 3 से डिवाइड करूँगा। आगे मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूंगा। इसको 1 टाइम डिवाइड कर देगा ये। तो गाइस देखिए, यहाँ पर जो 30 है ना, वो 2, 3, 5 इनके फैक्टर के रूप में मैंने इसको ब्रेक कर दिया है ना। जो कोई नंबर इस प्रकार ब्रेक हो रहा हो तो वो मेरा क्या होता है? एक कंपोजिट नंबर होता है। बट जब मैं किसी नंबर को ब्रेक ही ना कर पाऊँ, जैसे मेरा 2 है और 3 है, 5 है, मैंने ब्रेक नहीं कर पाऊँगा आगे, तो वो मेरे प्राइम नंबर होंगे। यानी कि यहाँ पर मैं कह सकता हूँ 2, 3 और 5 मेरे किस प्रकार के नंबर हैं? प्राइम नंबर हैं। बट मेरा 30 क्या है? मेरा कंपोजिट नंबर है। गाइस, मैं कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर की जो वीडियो की लेक्चर हैं, मैं उनको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उनका लिंक। आप डिस्क्रिप्शन में जाके इन वीडियो को देख लेना। वहाँ पर इन्हें बहुत बेहतर तरीके से समझाया गया है। आगे गाइस, ये स्टेटमेंट इस फंडामेंटल थ्योरम का मैथमेटिकल रूप है ना। इसको हम समझते हैं कि किस प्रकार हमें मिलता है। गाइस देखिए कि ए एक नंबर है और वो क्या है? मेरा कंपोजिट नंबर है। ये ए मेरा क्या है? कंपोजिट नंबर है। और मैंने इसको फैक्टर के रूप में ब्रेक किया है P1, P2, P3, Pn इस प्रकार। तो गाइस देखो, मैं लिख सकता हूँ कि ए मेरा कंपोजिट नंबर है इज इक्वल टू पहला प्राइम नंबर, दूसरा प्राइम नंबर, तीसरा प्राइम नंबर, जिन्हें मैंने P1, P2, P3 ना और कहाँ तक Pn तक लिखा है। तो गाइज यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कोई भी कंपोजिट नंबर है वो उसे हम प्राइम नंबर जो होते हैं मल्टीप्लाई के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कंपोजिट नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं जिसके वो फैक्टर हैं। अब गाइज इस बात को और बेहतर तरीके से समझने के लिए एग्जाम्पल्स को ले लेते हैं, जिससे कि हम इसे या इस स्टेटमेंट को बेहतर तरीके से समझ पाएँ। गाइज ये मेरा एग्जाम्पल है। दोनों एग्जाम्पल मैंने 252 लिखा है। ये क्यों लिखा है इस बात को अभी हम समझ लेंगे। ठीक है गाइज, तो देखिए हम शुरू करते हैं। क्या करते हैं? 252 के हम फैक्टर करते हैं, यानी कि हम इसे प्राइम नंबर में ब्रेक करते हैं। तो देखिए गाइज, सबसे पहले हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि लास्ट में एक इवन नंबर है और जब भी एक इवन नंबर होता है तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है। 2 एक प्राइम नंबर होता है, तो इस साइड में हम प्राइम नंबर्स को ही रखने वाले हैं। तो इसे हम जब डिवाइड करते हैं तो देखो 1 टाइम है ना। आगे हम डिवाइड करें इसको 2 है ना, और आगे हम डिवाइड करें तो 6। ये इसको डिवाइड हो गया पूरा। आगे देखो फिर इवन नंबर है लास्ट में, इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे 6 और 3। देखिए गाइस, अब लास्ट में ना क्या है? एक इवन नंबर नहीं है, तो हम इसे डिवाइड करते हैं कोई अदर प्राइम नंबर हमारा। देखिए गाइस, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा 2 और 1। अभी भी गाइस ये 3 से डिवाइड हो रहा है 7। इसके बाद ना गाइस देखिए, ये 7 टाइम इसको डिवाइड कर देता है 1। तो ये मेरे नंबर जो भी मिले हैं, ये मेरे क्या मिले हैं? प्राइम नंबर मिले हैं। तो गाइस यही करते हैं हम फैक्टर मेथड में कि हम इस साइड में क्या रखते हैं? प्राइम नंबर्स रखते हैं। ठीक है गाइस, और ये प्राइम नंबर्स किसके हैं? 252 के। तो गाइस देखिए यहाँ पर ये 2 है ना, कितने टाइम्स है? एक तो
ये रहा मेरा 2 और एक ये रहा 2, ये 2 टाइम्स है, तो मैं देखो इसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, क्योंकि 2 टाइम्स है, ये पावर जो है टाइम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद गाइस देखिए ये 3 है, तो मैं 3 को क्या लिखूँगा 3, और ये 3 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, मल्टीप्लाई। अब देखिए गाइस क्या मिला मुझे 7, जो मेरा बचा हुआ है, ये मैं 7 को भी यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर अब देखिए कि अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे वापस में ये जो नंबर है मिल जाएगा, मेरा कंपोजिट नंबर 252 है ना। तो अब मैं चाहूँ ना तो 3 को पहले रख लूँगा, ऐसी तो कोई कंडीशन नहीं है, 2 को मैं बाद में रख लूँ और 7 को यहाँ पर रख लूँ। अभी भी मैं इन्हें चेंज कर सकता हूँ, कैसे, देखिए गाइस 7 को पहले रख लेते हैं, ठीक है, 2 को यहीं रहने देते हैं और 3 को हम यहाँ ले लेते हैं। तो देखिए गाइस हमें क्या मिल रहा है कि हम ना आगे पीछे कहीं भी कर सकते हैं। जो मल्टीप्लाई का जो रूप है हमारा, जो मल्टीप्लाई करने के बाद में जो वैल्यू मिलती है वो हमें यही मिलने वाली है। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है कि ऑर्डर इज नॉट रिक्वायर्ड, तो ये यही बात को कहना चाह रहा है कि इसमें ऑर्डर का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑर्डर का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना। इनकी हम किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं, इन्हें आगे पीछे लिख सकते हैं। तो गाइस देखिए हम कुछ भी कर लें इनकी मल्टीप्लाई में हमें मिलने वाला यही है, तो इसलिए कहते हैं कि ऑर्डर का कोई ना ध्यान नहीं रखा जाता है इसमें, कोई भी वैल्यू कोई भी फैक्टर आगे पीछे हम लिख सकते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर जो 2 है ना वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मेरा यहाँ पर P1 को ना, और 3 मेरा किसको रिप्रेजेंट करता है P2 को, है ना। 7 मेरा किसको रिप्रेजेंट करता है P3 को, और आगे अगर ये फैक्टर और होते बढ़ते चले जाते तो इसी प्रकार हम P4 P5 है ना, और कहाँ तक Pn तक इसको लिखते चले जाते। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमारी यही कहती है कि जब हम एक कंपोजिट नंबर का फैक्टर करते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं, और जब हम वापस एक कंपोजिट नंबर को प्राप्त करते हैं जिसके हमने फैक्टर किए हैं, तो प्राइम नंबर्स को हम आगे पीछे मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं। एक इसमें ऑर्डर की कोई ज़रूरत नहीं होती है, यही हमारी क्या होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होती है। गाइज आई होप कि आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को बताएं, मैं उसको डिस्क्राइब कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।